आदेश 6 नियम 17 इसकी बात होनी। अभिवचनों का संशोधन, अभिवचनों का संशोधन करने की जरूरत इसीलिए हो जाएगी क्योंकि काम कितनी भी परफेक्टनेस के साथ किया जाए उसमें कमियां ये रह सकती हैं। जानबूझ के आप कमी नहीं करेंगे, लेकिन भूल से, त्रुटिवश कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये कई बार डिफेंडेंट आएगा और वो कुछ कहेगा और वो बात आपके ध्यान में ही नहीं होगी और उसके कारण से आपको संशोधन अभिवचनों का ये करना पड़ जाएगा। यानी कई बार स्थिति ये हो सकती है कि आपने जो अभिवचन किया उसमें आप जो कहना चाहते थे वो कह ही नहीं सके, और कह ना सकने की वजह ये नहीं है कि कहना चाहते नहीं थे, कहना तो चाहते थे लेकिन गलती हो गई और गलती की वजह से आपको कह ही नहीं सके। आप ये कहना चाहते थे कि अमुक काम को करने में विधिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन हुआ, और इस उल्लंघन शब्द के लिए आपने उल्लंघन शब्द का प्रयोग ये नहीं किया, बल्कि आपने एक दूसरा शब्द चुना, अननुपालन। आप ये लिखना चाहते थे कि इस काम को करने में विधिक प्रावधानों का घोर अननुपालन हुआ है। ठीक है, अननुपालन का अर्थ उल्लंघन ही आएगा। लेकिन आपका टाइपिस्ट या आपका जूनियर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया और उसे यह लगा कि अननुपालन तो गलत शब्द है, और उसने ये लिख दिया कि विधिक प्रावधानों का घोर अनुपालन हुआ है। अब बात ही बदल गई है, अब बात ही बदल गई। ठीक है, लेकिन आप संपूर्ण अभिवचन पढ़ेंगे तो उससे एकदम स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर अननुपालन यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बात मेरी तो नहीं चलेगी, मेरी यानी कोर्ट की तो नहीं चलेगी। अभिवचन तो पक्षकार का है और पक्षकार के द्वारा जो अभिवचन किया गया है उसमें अधिकृत तौर पर अनुपालन लिखा है। यद्यपि पूरा अभिवचन अगर हम पढ़े तो एकदम दिखाई दे रहा है कि यहां पर अनुपालन शब्द तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम ऊपर से लिख के आ रहे हैं कि इन्होंने ये गड़बड़ की, इन्होंने ये गड़बड़ की, इन्होंने ये गड़बड़ की, तो निष्कर्ष में हम ये कैसे लिख सकते हैं कि घोर अनुपालन हुआ? अनुपालन ही नहीं बल्कि घोर अनुपालन हुआ। हालांकि अनुपालन शब्द के साथ घोर शब्द जैसा विपरीत शब्द नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि घोर ये शब्द ये ध्वनित करता है कि कुछ गड़बड़ बात हुई है। अनुपालन एक ठीक बात है। तो घोर अनुपालन ये शब्द भी अपने में ये कहीं ना कहीं बताता है कि कम से कम अनुपालन ये पक्षकार के द्वारा लिखने की इच्छा नहीं थी, लेकिन लिखा तो वही रखा है। तो अगर संशोधन अभिवचन में इसकी कोई इजाजत नहीं होगी तो फिर तरीका क्या बचता है? तो फिर तरीका एक ही बचता है कि हम लोग आदेश 23 पर अभी पहुंचे नहीं है। जब आदेश 23 में पहुंचेंगे तो वहां विड्रॉल ऑफ द सूट, ठीक है ना, मुकदमे का प्रत्याहरण, ये करने की इजाजत आपको मिलेगी। और अगर आप विद परमिशन ऑफ कोर्ट न्यायालय से यह अनुमति लेकर कि संबंधित वाद कारण पर
हम फिर से मुकदमा फाइल करेंगे, क्योंकि ये जो मुकदमा हमने फाइल किया है इसमें कुछ ऐसी तकनीकी त्रुटि हो गई है जिसकी वजह से हम इस मुकदमे को कतई जीत ही नहीं सकते। ठीक है, ये न्यायालय के सामने अगर आप स्थिति रखेंगे तो न्यायालय आपको अनुमति देगा कि आप मुकदमा वापस ले लीजिए और दोबारा से फाइल कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा न्यायालय ने किया भी, उसने अनुमति दे भी दी, तो भी स्थिति यह बनेगी कि न्यायालय यह अनुमति आपको उन निबंधनों पर देगा जिन निबंधनों का अधिरोपित किया जाना वो उचित जाने, और इन निबंधनों में सबसे प्रमुख होता है प्रतिपक्षी को यानी प्रतिवादी को खर्चों का दिलवाया जाना, जो कि कचहरी की भाषा में कास्ट लगाना कहा जाता है। यानी कम से कम वादी पर कास्ट तो लगनी ही लगनी, कम से कम, इससे अधिक भी हो सकता है क्योंकि न्यायालय की शक्ति सीमित नहीं है। तो आदेश 23 अब उसमें आपने विड्रॉ किया तो आप दोबारा फाइल करेंगे ना। अब जब दोबारा फाइल करेंगे तो पक्षकारों को फिर सम्मन होगा। ठीक है भाई, आपने दोबारा फाइल कर दिया, इसकी कोई आकाशवाणी तो होगी नहीं। आपने न्यायालय के समक्ष क्या कहा कि हम इसे दोबारा फाइल करेंगे, डेट तो बता ही नहीं। और अगर आप डेट बता भी दें तो भी आपको भगवान तो नहीं है कि आपकी बताई गई डेट पर आप वो काम कर ही लेंगे जिस काम को करने की योजना आपने किसी संबंधित तिथि पर बनाई है। ठीक है ना, ये कोई आवश्यक तो नहीं है। अधिकतम इतना ही कहा जा सकता है कि संबंधित तिथि पर आप उस काम को करने का प्रयत्न करेंगे और न कर पाए तो फिर प्रतिवादी आखिर कैसे आएगा। यानी अच्छा, आपने जानबूझकर उस डेट पर फाइल नहीं किया और बहानेबाजी की, तो इसलिए सबसे सुरक्षित यही है कि आप प्रतिवादी को सम्मन भिजवाएं, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो आप जब दोबारा मुकदमा फाइल करेंगे तो प्रतिवादी को फिर सम्मन, और सम्मन के लिए वही आदेश 5। ठीक है, नियम 9 से लेकर के और नियम 30 तक जिस नियम के अनुसार उस पर तामील हो सके उसके मुताबिक उस पर तामील की जाएगी, फिर वो आएगा। और फिर आदेश 8 में आकर अभिवचन, ठीक है ना, आदेश 8 पर नहीं पहुंचे अभी, लिखित कथन ये फाइल करेगा, लेकिन आदेश 6 पर तो आ गए। 6 में उन्होंने कहा कि अभिवचन 2 ही प्रकार के होते हैं। आपने अपना अभिवचन कर दिया दोबारा मुकदमा फाइल करके, तो ये जो समय और पैसा ये बर्बाद हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं, तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं बचेगी। इससे बेहतर यह है कि कुछ मर्यादाओं के अधीन हम पक्षकारों को अभिवचनों का संशोधन ये करने की अनुमति दे दें। भाई यही तो हुआ है कि अनुपालन लिख गया, जबकि संपूर्ण वादपत्र इसे पढ़ने से यह बिल्कुल तय हो रहा है कि कम से कम अनुपालन यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर अननुपालन यही होना चाहिए। तो अगर अनुपालन को हम अननुपालन करने का, ठीक है, करने की इजाजत ये दे दें संबंधित पक्षकार को, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। ऐसे लिखित कथन है, लिखित कथन में वो सब कुछ लिखकर आया, यानी प्रतिरक्षा उसने की, वादी ये गलत कहता है, ये गलत कहता है, ये गलत कहता है, और अंतिम लाइन में लिख दिया या लिख गया भूल से कि वादी एक सत्यवादी व्यक्ति है और वो कभी नहीं झूठ बोलता,
इस ढंग के या इस प्रभाव के शब्द कहीं पर आ गए जिसके कारण से वादी का दावा ठीक प्रतीत होने लगा है। तो अगर हम अभिवचनों के संशोधन की प्रक्रिया नहीं रखेंगे तो वादी तो चलो आदेश 23 में विड्रॉल ऑफ द सूट कर भी सकता है, ये विड्रॉल कैसे करेगा? ठीक है, हालांकि तब भी आपका धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति ये उपलब्ध है। ठीक है, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, हमने आपसे कहा था कि 151 पर अभी हम लोग पहुंचे नहीं हैं, लेकिन सिविल अधिकारिता का प्रयोग जब भी कोई सिविल न्यायालय करेगा तो अंतर्गत धारा 151 उसे अंतर्निहित शक्ति रहेगी कि न्याय करने के लिए जो कुछ जरूरी हो वो सब कुछ किए जाने की इजाजत वो दे दे। और हमने आपसे यह भी कहा था कि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि इनहेरेंट पावर सिर्फ 151 में है, लेकिन इनहेरेंट पावर जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे धारा 148 और 151 इनके अतिरिक्त भी अन्य सेक्शंस में भी वहां है। किन किन सेक्शंस में वो इस समय एकदम हमें याद नहीं, उस समय देख लेंगे। तो अंतर्निहित शक्तियों में डिफेंडेंट को भी अपने अभिवचन को संशोधित करने की इजाजत ये मिल जाएगी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन अंतर्निहित शक्तियों के साथ एक दिक्कत रहेगी, कोई न्यायाधीश इस कार्य के लिए अंतर्निहित शक्तियों के उपयोग को ठीक मानेगा और कोई बैठे होंगे जो किन्हीं भी कारणों से इसे अनुचित मान लेंगे, अपनी मूर्खतावश या अन्य किसी कारण से। तो उस दशा में मसला सुप्रीम कोर्ट तक जाए और चलो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार निर्धारित भी कर दिया कि इस बिंदु पर या इस कारण के लिए हमेशा अंतर्निहित शक्ति का उपयोग हो भी जाना चाहिए, चलो उन्होंने निर्धारित कर दिया और अनुच्छेद 141 के मुताबिक वो जो कुछ निर्धारित करेगा वो देश की विधि मानी जाएगी। लेकिन क्या अगला आएगा और उसे ओवर रूल नहीं कर देगा? इसकी कोई गारंटी है? ओवर रूल कर देगा और फिर आप प्रतीक्षा कीजिए कि कोई ठीक आदमी सुप्रीम कोर्ट में बैठे और ठीक डिसाइड करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा ठीक ही डिसाइड होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अगर हमेशा ठीक ही डिसाइड होता तो आपका ये के गोपालन से लेकर मेनका गांधी तक की जो यात्रा है वो ही ना होती। ठीक है, इसका मतलब यह है कि गलती वहां भी हो सकती। तो इस सब का इलाज क्या है? इस सब का इलाज यही है कि हम अभिवचनों में संशोधन इसे करने के लिए लिखित प्रावधान यही कर दें। ठीक है, इनेक्टेड प्रोविजन इसके लिए हम ले आए ताकि अंतर्निहित शक्तियों का आश्रय ये लेने की जरूरत ये बचे ही ना। सीधे सीधे हम विधिक प्रावधान यही बनाए देते हैं और ये आप खूब जानते हैं कि मूर्ख भले ही कुछ भी माने, लेकिन कोई न्यायालय अधिनियमित विधि के प्रावधानों से बाहर जाकर काम करने के लिए परमिटेड नहीं है। ठीक है ना, आपको अधिनियमित विधि का पालन करना ही होगा। तो जब और अगर नहीं करेंगे तो आगे रिवीजन है। ठीक है, 115 में पहुंचेंगे हम लोग, 115 धारा है तो रिवीजनल पावर के प्रयोग के लिए कहेगी न्यायालय में जो शक्ति निहित थी उसका प्रयोग आपने नहीं किया, न्यायालय में जो शक्ति निहित नहीं थी उसका प्रयोग आपने किया है, आप में जो शक्ति निहित थी उसका आपने अनियमित ढंग से प्रयोग किया है। आप में कोई शक्ति निहित थी इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस शक्ति का प्रयोग चाहे जिस ढंग से करो। ठीक है, सम्यक ढंग से उस शक्ति का प्रयोग ये होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि आदमी को फांसी दी जाएगी तो क्या लिखा है, गले से लटकाकर तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि मृत्यु न हो जाए।
कहने को अगर ये न लिखे तो उन्हें टांग से लटका दिया उल्टा करके, मरेगा तो तब भी, लेकिन वो एक पीड़ादायक मृत्यु होगी। और मृत्युदंड देने का अधिकार है आपको, पीड़ादायक मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं है। मृत्युदंड और पीड़ादायक मृत्युदंड अलग अलग बातें हैं। आपको मृत्युदंड देने का अधिकार यह कानून ने दिया है, पीड़ादायक मृत्युदंड देने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं। और आपके अधिकार का विस्तार जिस सीमा तक है, आप उसी सीमा तक अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, उससे अधिक या उससे कम, ठीक है। और अगर अधिकार के प्रयोग का कोई विशेष ढंग बताया गया तो उसी ढंग से आप अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज आप अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं ये कहा ही नहीं जाएगा, तब क्या कहा जाएगा, आप मनमानी कर रहे हैं। इसी को मनमानी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम विधिक प्रावधान बना देंगे अभिवचनों के संशोधन के संबंध में तो अधिक अच्छी स्थिति होगी। ये एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति हो सकती है, सीपीसी कहती है कि आप सभी अनुतोष एक साथ, एक वादकर्म से जितने अनुतोष आप प्राप्त करना चाहते हो सारे एक साथ मांगेंगे। सीपीसी ने आदेश 1 में कहा कि व्यक्ति जो वादियों के तौर पर संयोजित हो सकते हैं, प्रतिवादी जो प्रतिवादियों के तौर पर संयोजित हो सकते हैं, ये ठीक है कि जिन्हें भी मुकदमा लाने का हक है वो चाहे तो उससे प्रसूट ले आए, ये सही है। तो वादी के तौर पर जो संयोजित हो सकते हैं वो चाहे तो सेपरेट सूट भी ले आए और चाहे तो एक ही मुकदमे में सहवादी के तौर पर सारे के सारे मिलकर प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमा ले आए। लेकिन प्रतिवादियों के साथ ही सुविधा ये तो नहीं है, ठीक है। प्रतिवादी तो सारे के सारे आपको संयोजित करने होंगे। अगर वो उचित पक्षकार की श्रेणी में तो बात अलग है, लेकिन तब भी आदेशिक नियम 10 की शक्ति है न्यायालय के पास। और आपसे भी अपेक्षा यही है कि जो उचित पक्षकार है उसे भी पक्षकार आप बना दो, अपेक्षा तो यही है। तो जो पहले पक्षकार नहीं था अगर उसे पक्षकार बनाया जाएगा तो बनाओगे कैसे? अगर संशोधन की ही शक्ति नहीं है तो वादपत्र पे आएगा कैसे उसका नाम, ठीक है। कैसे संशोधित करोगे? फिर तो वही तरीका फिर बचा, विड्रॉल करो सूट का। अब न्यायालय ने इस मामले में आदेश दिया था कि नया पक्षकार बनाइए और आपने उसे विड्रॉ कर लिया, तो न्यायालय का वो आदेश बचा कहां भैया, ठीक है। तो एक अजीब सी झंझट ये शुरू हो जाएंगी। वाद हेतु के संयोजन के और असंयोजन के संबंध में भी यही स्थिति, ठीक है। तो जो पिछले आदेश हम लोगों ने देखे और उसमें जो व्यवस्थाएं थी उनके कारण भी अभिवचनों का संशोधन जरूरी है, ठीक है ना। फिर यह भी कहा था कि सारे वाद कारण भी जितने संयोजित हो सकते हैं एक मुकदमे में आपको संयोजित कर लेना चाहिए। आपने कुछ भी न्यायालय की अनुमति से के बिना छोड़ा तो उसके संबंध में अपने यहां मुकदमा नहीं लाएंगे। हम लोग अभी ये सारे नहीं पढ़े स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वहां देखेंगे, वहां कहेगा कि संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन यदि आपने मांगा है, ठीक है, तो उसी मुकदमे में आपको संविदा को विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालित न किए जाने की दशा में यदि कोई प्रतिकर इसकी मांग करनी है तो उसी मुकदमे में कर लीजिए, उसी मुकदमे में। और अगर आपने उस मुकदमे में इसे मांगने का लोप किया तो आप प्रतिकर के संबंध में नया मुकदमा नहीं लाएंगे। और वहां यह भी लिखा है कि हालांकि आपके पास ये सुविधा रहेगी कि जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक किसी भी स्टेज पर
आप प्रतिकर की मांग को संशोधन के माध्यम से जोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र या आवेदन न्यायालय से कर सकेंगे और न्यायालय आपके आवेदन पर प्रतिकर संबंधी इस मांग को किसी भी स्टेज पर उन निबंधनों पर जिन पर वो जोड़ना उचित समझे, जोड़ने के लिए आदेश पारित कर सकेगा। तो ये सारे तो सबस्टेंटिव लॉ। अगर सीपीसी में इसके लिए प्रोविजन नहीं होगा तो आप करेंगे कैसे, क्योंकि प्रक्रिया तो सीपीसी से चलेगी। ठीक है, आदेश नहीं, धारा 11 जहां प्रांग न्याय की बात की थी वहां 11(4) था। ठीक है, 11(4) मीनिंग देयर बाय धारा 11 स्पष्टीकरण 4, और वो कैसी आपकी कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक प्रांग न्याय की बात करता था। और वो कहता था आक्रमण के जितने आधार आपके पास हैं सब एक ही सूट में लीजिए, प्रतिरक्षा के जितने आधार आपके पास हैं वो सब एक ही सूट में लीजिए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप छोड़े गए बचाव के आधार, ये छोड़े गए हैं। आक्रमण के आधारों पर कोई नया मुकदमा नहीं लाएंगे। आपके पास एक संविदा को शून्य घोषित करा लेने का जो अधिकार था, इसलिए भी था कि वो असमय कसर से उत्प्रेरित था, इसलिए भी था कि वो संविदा प्रपीड़न से की गई थी, इसलिए भी था कि उस कॉन्टेक्ट को संविदा अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया था। आपने एक आधार लिया, दो छोड़ दिया। अब एक लिया, हो सकता उसे साबित करने में आप असफल रहो। ठीक है, क्योंकि जो कुछ है वो सब कुछ न्यायालय के समक्ष साबित हो जाएगा, जरूरी तो नहीं। ठीक है, न्यायालय रोज कहता है कि अमुक को संदेह का लाभ देकर छोड़ा जा रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि संबंधित व्यक्ति निर्दोष है। क्योंकि हमें पता ही नहीं लग पाया कि दोषी है या निर्दोष, तो एक प्रजम्पशन यही है कि आदमी जब पैदा हुआ था तो निर्दोष था। ठीक है, जब पैदा हुआ था तो कैसा था, निर्दोष, इनोसेंट। और जो कहता है कि वो दोषी है, यानी प्रोसिक्यूशन, वो संदेह के पार ये साबित नहीं कर पाया कि वो दोषी है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं निकलता कि वो निर्दोष है, इसका अर्थ ये तो नहीं है। तो हम कुछ तय ही नहीं कर पाए इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो निर्दोष है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है और जो साबित हुआ, इन दोनों बातों में फर्क रहेगा। ये ठीक है कि हम कोशिश करेंगे कि जो हो वही साबित हो। ठीक है, लेकिन हर कोशिश कामयाब तो नहीं होती। इतना जरूरी है कि हमारे पास जितनी बातें हों, जो जो हम कह सकते हों, सब कहें। सब साबित हो जाएगा तो बहुत अच्छा, और अगर एक भी साबित हुआ तो हमारा काम तो चल जाएगा। इसलिए जो प्रक्रिया की विधि है उसमें धारा 11 स्पष्टीकरण 4 जैसे उपबंध रखे गए हैं। स्पष्टीकरण 4 धारा 11 में जो है वो आप पर किसी दायित्व को अधिरोपित करने के लिए नहीं बनाया, आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाया, आपको और फायदा देने के लिए बनाया है। उससे आपको नुकसान हो गया तो हम क्या करें, वो तो आपकी लापरवाही है। तलवार और बंदूक काहे के लिए बनाई गई, आपको फायदा देने के लिए। अब तुम खुद को ही गोली मार लो तो कोई क्या करे भाई, चीजें तो आपको फायदा देने के लिए बनाई गई। आपने उससे नुकसान उठाया तो कोई क्या करे। बिजली सेवक की भांति है, आपकी सेवा करने को ईजाद हुई। तुम उससे करंट खाओ और ई चिल्लाओ तो कोई क्या करे। ठीक है, तो
धारा 11 स्पष्टीकरण 4 अगर आपके खिलाफ पड़ रहा है वो तो आपकी लापरवाही है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था इंस्पेक्टर नवाब हुसैन, उसमें उन्होंने पहले कहा कि प्राकृतिक न्याय का पालन ये नहीं हुआ हमें पुलिस फोर्स से निकालने में, और उसे साबित करने में वो असफल रहे। सेकंड, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि हमें फोर्स से निकालने का आदेश हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी डीआईजी को देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। न्यायालय ने फिर उनकी बात नहीं मानी कि भाई ये ग्राउंड आपको उसी पिटीशन में लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया है। तो यद्यपि पिटीशंस पर प्रांग न्याय लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी न्यायालय किसी भी प्रक्रिया का अनुसरण पिटीशंस में कर सकता है, इसलिए हम उसे मान्यता देंगे और उनकी पिटीशन इंटरटेन नहीं हुई। ठीक है, तो अब आपको 4 आधार उपलब्ध थे, आक्रमण के या प्रतिरक्षा के। आपने 2 ले लिए तो छूट गए, छोड़े नहीं, छूट गए। ठीक है, चलो छोड़ भी दिए और कोई समझदार आदमी मिल गया, उसने कहा छोड़ रहे हो, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। हो जाएगी नहीं, हो सकती है, हो सकता तुमने जो लिए इनसे मामला साबित ही ना हो, तो ये लेने में बुराई क्या है? तुम्हें बात समझ में आ गई? तो अब जोड़ोगे कैसे? फिर वही विड्रॉल करो, और तो कोई तरीका बचा नहीं। तो इन सब चीजों से, यानी अगर वाद गलत ढंग से वर्णित हो गया, ठीक है, वाद में किसी आक्रमण के आधार अथवा प्रतिरक्षा के आधार को लेने में गलती हो गई, यानी वाद में कुछ भी जोड़ने से रह गया, वाद गलत वर्णित हो गया, वाद में कुछ भी जोड़ने से रह गया, वाद में पक्षकारों को घटाए या बढ़ाए जाने की जरूरत है, या अन्य किसी भी कारण से पक्षकारों को अपने अभिवचन में संशोधन करने की जरूरत है, तो अभिवचनों के संशोधन हेतु आदेश नियम 17 में व्यवस्था की गई। और यदि यह व्यवस्था न हो तो अन्याय इसके होने की संभावना भले ही न हो, लेकिन वाद के विचारण में देरी और धन का अनावश्यक व्यय, यह होना एकदम निश्चित है। ठीक है, और प्रक्रिया इसलिए बनती है कि किसी भी काम को सरलतापूर्वक, सुविधापूर्वक और सम्यक प्रकार से किया जा सके, और इसके लिए आदेश नियम 17 जैसी व्यवस्थाएं करनी ही होंगी। अदरवाइज ठीक प्रकार से वाद का विचारण हो यह संभव नहीं होगा। अब सवाल यह है किस सीमा तक, यानी समय के किस बिंदु तक हम इस प्रकार के संशोधन की इजाजत दें। ठीक है, कि पक्षकार अपने अभिवचनों में संशोधन कर सके। तो बेहतर यह है कि जब तक इस सूट की कार्यवाहियां चल रही हैं तब तक पक्षकारों को अपने अभिवचनों में संशोधन की इजाजत मिलनी चाहिए। न्यायोचित यही है, और आपको सीआरपीसी बताते समय यह बात बताई गई है कि जो अपीलें होती हैं, ठीक है, जो अपीलें होती हैं वे मूल कार्यवाही का विस्तार हैं, और जो मूल कार्यवाही का विस्तार है इसका मतलब यह हुआ कि वे मूल कार्यवाही से पृथक हैं, ऐसा सोचा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि वाद के विचारण के दौरान किसी भी स्टेज पर
विचारण के दौरान, यानी निर्णय पारित नहीं हुआ, विचारण के दौरान किसी भी स्टेज पर पक्षकार अपने अभिवचनों को संशोधित कर सकेंगे। ठीक है, एक बात तो यह हो गई। और चूंकि अपील रिवीजन इसी का विस्तार है, वो सॉरी, क्योंकि अपील मूल कार्यवाही का ही विस्तार है, इसलिए अपील में भी आपके संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल अपील न्यायालय कर सकेगा। अब आप कहेंगे अपील में फायदा क्या होगा? अगर संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल उसने किया और वाद जो गलत ढंग से वर्णित था, यह वाद जिसके वर्णन में कोई गलती हो गई थी, कुछ छूट गया था, कुछ जोड़ा जाना चाहिए था, वो जुड़ भी गया, तो मामला तो डिसाइड हो चुका है। तो आवश्यकता इसका आखिर औचित्य है, ये क्या बचेगा? तो जब अपील न्यायालय की शक्तियां हम लोग पढ़ेंगे, सीआरपीसी में पढ़ के आए हैं, हमें तो पुराने प्रोविजन ही याद है, 386, अब तो बदल गए। उसमें अपील न्यायालय की शक्तियां ये दी गई, और अपील न्यायालय की शक्तियों में से एक शक्ति यह भी थी कि अपील न्यायालय मामले को प्रतिप्रेषित यह कर सकता है दोबारा से सुनवाई के लिए। संशोधन अलाउ हो जाएगा, मामले को प्रतिप्रेषित कर दिया जाएगा, दोबारा सुनिए, क्योंकि यह छूट गया था। ठीक है ना? लेकिन इस शक्ति का आप दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जानबूझकर गड़बड़ किए रहेंगे, ठीक है, जानबूझकर गड़बड़ किए रहेंगे और अपील में संशोधन की एप्लीकेशन लगा देंगे, समय और धन की फिर बर्बादी होगी। ठीक है ना? कल भी हमने कहा कि न्यूक्लियर वेपन सामान्य युद्ध इसमें इस्तेमाल के लिए नहीं बने, हालांकि वो असामान्य परिस्थिति अभी तक पैदा नहीं हुई जिसमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल उचित माना जाए। तो हम नहीं कह सकते कि किन परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल उचित माना जाएगा, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में जो प्रयोग हुआ वो उचित नहीं कहा जा सकता, वो अनुचित ही है। आप अपनी जीत के लिए उन वेपन्स का प्रयोग नहीं कर सकते, अपनी जीत के लिए बिल्कुल नहीं। और यह मर्यादा हमें धर्म सिखाता है। ठीक है, पहले ही जीत के लिए ब्रह्मास्त्र ही चला देते, बात खत्म थी। महाभारत के युद्ध में सारे दिव्यास्त्र अर्जुन के पास है, तो सारे दिव्यास्त्र ही चलाता पहले ही दिन, भाई सबसे पहले दिन आता और वही चलाता, बात खत्म थी। लेकिन जो शिक्षा दी जाती थी वो ये कि ये जो वेपन्स हैं ये केवल धर्म की रक्षा के लिए चलेंगे, केवल धर्म की रक्षा के लिए, आपके अहम की संतुष्टि के लिए, आपकी विजय के लिए, आपके राज्य विस्तार के लिए, इसके लिए नहीं चलेंगे। और अगर आप इस बात को समझ सकते तो ही आपको सिखाया जाएगा, अन्यथा ऐसे आपके जैसे बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं, सबको नहीं मिलेगी। ठीक है ना? आप ये समझ लें, धर्म यानी जीवन के मूल्य। जब कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें कोई इतना दुष्ट हो जो संपूर्ण जीवन की व्यवस्था को ही, संपूर्ण मूल्यों को ही खत्म कर रहा हो और उसे किसी भी ढंग से हम खत्म ना कर पा रहे हो, तब इनका इस्तेमाल उचित माना जाएगा। अदरवाइज आपके अहम की संतुष्टि के लिए, आपके विजय के लिए, आपके राज्य विस्तार के लिए इन शक्तियों को नहीं दिया जाता। तो कल भी हमने कहा था कि न्यायालयीन जो शक्तियां हैं, जहां विवेकाधिकार दिया है, वो आपको इसलिए नहीं दिया कि आप शासक की भूमिका में आकर राजाओं की तरह लोगों से व्यवहार करो। नो, जब जरूरत हो तभी। लेकिन संशोधन की शक्ति तो पक्षकारों के द्वारा किए गए आवेदन पर निर्भर है ना। 617 में न्यायालय स्वप्रेरणा से संशोधन का आदेश नहीं देगा। ठीक है, यहां एक विशेष बात है, न्यायालय स्वप्रेरणा से
पक्षकार जोड़ने का आदेश दे सकता है, पक्षकार हटाने का दे सकता है, सारे आदेश दे सकता है। अभिवचन में संशोधन नो। ठीक है, ये स्वप्रेरणा से आदेश नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि तुम तो कहोगे ये जोड़ो, विरोधी पक्ष से मिल लोगे और वो जुड़वा दोगे, उसी पे हम हार जाएंगे। ठीक है, तो मेरा अभिवचन तो हम ही तय करेंगे। ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो सकती है। देखिए, प्रक्रिया इतनी बैलेंस बनती है कि सब कुछ ठीक रहे। इसलिए स्वप्रेरणा से संशोधन का आदेश देने की कोई शक्ति न्यायालय को नहीं है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पक्षकार एक दूसरे को के विरोधी हैं और वे एक दूसरे को परेशान कर सकते हैं, और न भी परेशान करना चाहें तो कम से कम पक्षकारों को तो सत्य का ज्ञान है ही। प्रतिवादी ये खूब जानता है या वादी ये खूब जानता है कि उसके पास प्रतिरक्षा या मुकदमा दायर करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। ठीक है, तो केवल तंग करने के लिए पहले कुछ नहीं कहेगा और जब जजमेंट आ गया तो संशोधन लगा दिया। ठीक है, यह प्रवृत्ति पक्षकारों में देखने को मिल सकती है। इस पर भी रोक लगाया जाना जरूरी है। और चीजें वो कहते ना, आदमी को बरतोगे तब ध्यान में आएगा कि वो कैसा है। तो शुरुआत में ये ध्यान नहीं आता, जब सीपीसी बनी तो ध्यान में नहीं आया। उसके बाद ये स्थितियां ध्यान में आई तो आपका 617 में स्पष्टीकरण जोड़ा है, और स्पष्टीकरण जोड़कर उन्होंने ये कहा ये ठीक है कि अभिवचनों में संशोधन किसी भी स्तर पर हो सकता है, किंतु अगर वाद की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद आपने संशोधन लगाया है, यह संशोधन चाहा है, तो आपको यह साबित करना होगा या आपको ये न्यायालय को इस बात से संतुष्ट करना होगा, न्यायालय को, कि आप उससे पहले वो संशोधन लगाने को समर्थ नहीं थे, यानी आपके ध्यान में ही नहीं थी वो बात। ठीक है ना, इसलिए आपने वो संशोधन अब प्रस्तुत किया है। ये बात आपको ये इन शब्दों में नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है उसका इसेंस यही है। तो स्पष्टीकरण जोड़ा गया। अब सवाल यह है, न्यायालय को अभिवचन की के संशोधन की शक्ति, और वो होनी भी चाहिए, कि पक्षकार अपने अभिवचन को न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित करा सकते हैं। यह बात तय हो गई। न्यायालय ने संशोधन का आदेश दिया या नहीं दिया, तो क्या वो संशोधन का आदेश देना या न देना अपीलेबल है, क्योंकि न्यायालय सब कुछ ठीक डिसाइड करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यह भी गारंटी नहीं है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय से जो कुछ डिसाइड होगा वो भी ठीक ही होगा, कोई गारंटी नहीं। हाँ, यह अलग बात है कि काम चलाने के लिए हम उसे ठीक मान लेते हैं, यह एक दूसरी बात है। तो इसका अपील होगा या रिवीजन होगा, क्या होगा? तो अपील के संबंध में जब हम लोग डिग्री पर बात कर रहे थे तो आपसे कहा गया था कि डिग्री और आदेश के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि प्रत्येक डिग्री की 2 अपीलें होंगी, किंतु आदेश, इसकी पहली बात तो एक ही अपील होगी, और वो भी तब होगी जब उस आदेश को धारा 104 में अपील योग्य आदेश घोषित किया गया हो। अर्थात धारा 104 में उन आदेशों को बताया गया है जिनसे अपीलें होंगी। तो चूंकि संशोधन के आदेश से अपील ये धारा 104 में दी ही नहीं है, इसलिए अपील की बात तो खत्म, अपील तो नहीं ही होगी।
जहां तक रिवीजन का सवाल है तो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि धारा 115 में है, उन्होंने ये कहा है यदि न्यायालय ने कुछ ऐसा निर्णित किया है जिसे निर्णित करना न्यायालय की शक्ति के बाहर है, अर्थात न्यायालय को ऐसी कोई शक्ति नहीं थी या शक्ति थी और निर्णित करने से इनकार कर दिया, यह शक्ति का अनियमित प्रयोग किया है, तो रिवीजन आएगा। तो आपका जो संशोधन का आदेश है, इससे अगर कोई गलती होती है इसे पारित करने में, तो आप पुनरीक्षण यानी सिविल रिवीजन अंतर्गत धारा 115 दायर कर सकते हैं, जो पूरे भारतवर्ष में उच्च न्यायालय में दायर होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर होता है। तो आप प्रश्न को स्वयं देख लेंगे, अगर प्री में पूछा जाता है उस हिसाब से उत्तर देंगे। अगर उन्होंने ये पूछा कि पुनरीक्षण की शक्ति किसमें है, तो सीधा उत्तर उच्च न्यायालय, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा उत्तर प्रदेश में विशेष स्थिति क्या है, उनका प्रश्न सामान्य स्थिति के बारे में है। अगर विशेष स्थिति के बारे में वो सवाल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन है, तो जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। क्या संशोधन का प्रार्थना पत्र आप एक निश्चित डेट या समय तक ही दे सकते हैं, अर्थात क्या कोई लिमिटेशन, कोई मर्यादा, कोई लिमिटेशन एक्ट में इसे लगाने के लिए कोई एप्लीकेशन, ठीक है, कोई समय सीमा दी गई, तो ऐसा कुछ भी लिमिटेशन एक्ट में नहीं है। जब उन्होंने कही दिया एट एनी स्टेज, तो लिमिटेशन का कोई सवाल बचता ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या संशोधन के लिए अनुमति देते समय न्यायालय इस बात पर विचार कर सकता है कि यदि पक्षकार के द्वारा चाहा गया संशोधन करवा दिया जाए, तो पक्षकार उस तथ्य को जिसे वो संशोधन के माध्यम से जोड़ना या हटाना चाहता है, ठीक है, उस तथ्य को साबित करने में समर्थ होगा या समर्थ नहीं होगा, अर्थात पक्षकार के सामर्थ्य को ध्यान में रखकर क्या न्यायालय अभिवचनों में संशोधन की अनुमति देगा, तो इसका उत्तर है नहीं। भले ही न्यायालय ये जानता हो, क्योंकि आप क्या जानते हैं इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जो जानते हैं हो सकता वो न हो, और हो सकता है जो आप नहीं जानते वो हो, इसलिए आपकी जानकारी के आधार पर किसी के अधिकारों का निर्धारण ये नहीं हो सकता। आप कोई भी हो, अगर आप ईश्वर के सिवाय हैं, तो आपकी जानकारी के आधार पर किसी के भी अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता। उचित प्रक्रिया यही है। इसलिए इस बात का कोई अर्थ नहीं कि न्यायालय का विचार यह है कि अगर संबंधित पक्षकार को अभिवचन का संशोधन करके किसी तथ्य को हटाने अथवा जोड़ने की अनुमति दे दी जाए, तो वह उस तथ्य को साबित करने की सामर्थ्य रखता है या नहीं रखता, इस बात का कोई अर्थ नहीं है। अभिवचन का संशोधन करने के लिए अनुमति देने के संबंध में पक्षकार की तथ्यों को साबित करने की सामर्थ्य के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा, वो ऐसे ही दी जाएगी, ठीक है। अगर संशोधन की अनुमति दी जाए, तो न्यायालय उस पक्षकार को जो इस संशोधन का विरोध करता है क्या कुछ दिलवाएगा, ठीक है। और चलो वो विरोध न करे, तो क्या न्यायालय का यह कर्तव्य नहीं है कि अगर एक आदमी तंग हो रहा है, तो भले ही तुम्हारी गलती कितनी भी निर्दोष है, हमने मान लिया आपकी गलती निर्दोष है, क्योंकि अगर सदोष है तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर क्यों आपको संशोधन की इजाजत दी जाए। लेकिन आपकी गलती कितनी भी निर्दोष हो, गलती तो आप ही की है, दूसरे की तुलना में आप दोषी हैं, दूसरे की तुलना में। यदि इंडिविजुअली आपको देखें
तो आप दोषी प्रतीत नहीं होते। इंडिविजुअली हम आपको ही देख रहे हैं, तब आप दोषी नहीं प्रतीत होते, लेकिन उसके सापेक्ष जब हम आपकी दोषिता का निर्धारण करते हैं तो आप दोषी प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल निर्दोष है। भूल से ही सही, लेकिन आपने गलती तो की है। तो इसीलिए जब संशोधन की शक्ति हम लोग देखेंगे नियम 17 में, तो वो कहेगा कि न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग उन निबंधनों पर कर सकता है, ठीक है, जिन निबंधनों पर वह इस शक्ति का प्रयोग करना उचित जाने। कर सकता है इसका मतलब यह हुआ नहीं भी कर सकता है, ठीक है। संशोधन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इसका मतलब नहीं भी कर सकता है। तो किन परिस्थितियों में उसे संशोधन की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और किन परिस्थितियों में उसे संशोधन की शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह भी सवाल खड़ा हो जाता है, ठीक है ना भाई। कब तक करेंगे? अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो रिवीजन होगा, अपील होगा, ठीक है, यह तय हुआ। अच्छा, आप रिट करना चाहें तो वो हो ही जाएगी, ठीक है, अंतर्गत धारा 200 अनुच्छेद 226 227 वो तो हो ही जाएगी, क्योंकि रिट तो किसी भी विधिक अधिकार के संबंध में हो सकती है या किसी भी मूल अधिकार के संबंध में हो सकती है। लेकिन अगर आप विधिक अधिकारों की रक्षार्थ रिट में पहुंच जाते हैं सीधे, तो सामान्य नियम यही है कि उच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय आपको उसकी इजाजत नहीं देता। वो कहते हैं पहले दूसरों के पास जाओ ना, जहां आपको रेमेडी मिल सकती है, ना मिले तब आना। अंतर्गत अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट सुन ही सकता है किसी भी आदेश से अपील, लेकिन उसे सामान्य रेमेडी हम नहीं कहेंगे। संशोधन के अगेंस्ट सामान्य अनुतोष है वो पुनरीक्षण ही है, ठीक है ना, अपील हो नहीं सकती। तो सारी चीजें निर्धारित हुई, लेकिन एक चीज निर्धारित होने से रह गई कि आखिर संशोधन की इजाजत वो दे सकता है, इसका मतलब नहीं भी दे सकता है। तो उसे संशोधन की इजाजत कब देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए, एक सवाल ये। और एक और सवाल रह गया कि पक्षकारों को संशोधन की इजाजत दे दी, चलिए, लेकिन उन्होंने संशोधन किया ही नहीं उसके बाद, क्योंकि हम जिस चीज की इजाजत दे देंगे वो आप करेंगे ही, इसकी क्या गारंटी है? आखिर करता तो आप ही हैं, करना तो आप ही को है, और आप एक इंडिविजुअल हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। ये जो छिछोरपन समाज में चलता है, इसे अफेयर कहा जाता है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आपको लगता है कि ऐसा हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि अगर हो जाते तो डाइवोर्स के मुकदमे नहीं आ रहे होते, हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं, क्योंकि कुछ भी हो जाए आप दो तो रहेंगे। अरे कुछ भी हो जाए, कितनी भी निकटता आ जाए, कितनी भी निकटता आ जाए, शरीर के स्तर पर ऐसी निकटता संभव नहीं कि एक हो जाए और एक हुए बिना, ठीक है, विरोध समाप्त हो, यह संभव नहीं। होना तो एक ही पड़ेगा, और शरीर के स्तर पर एकत्व संभव नहीं, वो चेतना के स्तर यानी आत्मा के स्तर पर ही संभव है। और आत्मा के स्तर पर अगर एकत्व आ गया तो फिर यशोधरा भी छूट जाती है, ठीक है, क्योंकि फिर तो यशोधरा में जो है वही पूरे संसार में है, तो फिर यशोधरा में विशेष क्या है? ये ठीक है, यशोधरा को इसकी अनुभूति नहीं है, इसलिए यशोधरा को तो दुख हो सकता है,
हमें तो नहीं होगा। तो मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है कि हम खुद को गिराएं या यशोधरा को उठाएं? कर्तव्य क्या है? तो बुद्ध यशोधरा को धर्म में शामिल तो करेंगे, लेकिन बुद्ध खुद नहीं जाएंगे। और जब हम मूर्खों की तरह इस कृत्य पर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि हमारी अकल तो दो, ठीक है, भैंस चरने गई हुई है और बनते हम बहुत काबिल हैं, तो हम बुद्ध को दोषी ठहराएंगे। जबकि सामान्य बुद्धि यही कहती है कि भाई बुद्ध को गिरना चाहिए या यशोधरा को उठना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? तो एकत्व तो चेतन, ठीक है, चैतन्य के स्तर पर संभव है। जब तक आप दो हैं, दो है तो नहीं, दो तो है ही नहीं दुनिया में, लेकिन जब तक आपकी अनुभूति यह है कि हम दो हैं, तब तक झगड़े का निस्तारण तो संभव है ही नहीं। ठीक है, झगड़ा तो समाप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो कुछ कर रहा है तो आपको यह लगेगा कि दूसरा कर रहा है, और जब दूसरा कर रहा, मेरे प्रति कर रहा, तो गुस्सा तो आनी है, गुस्सा बचती नहीं। जब एक अनुभव होगा तब यह लगेगा कि अगर वो अपमान भी कर रहा है तो हम ही तो अपमान कर रहे हैं, हम ही अपमान कर रहे हैं, मेरा ही अपमान हो रहा है, हम ही कर भी रहे हैं और मेरा ही हो भी रहा है, तो हम क्या खुद से ही गुस्सा हो? अनुभूति तो तब ये आएगी ना। तो वो तो साधक की स्थिति है और वो सब दुनिया में होते नहीं। इसलिए तथाकथित प्रेम की पीड़ा यही है, ठीक है ना, कि ये एक होकर भी एक नहीं हो पाए, क्योंकि एक होकर भी एक आप तभी हो सकते हैं कि जब ये तथाकथित नहीं है, बुद्ध जैसा कृष्ण जैसा प्रेम पैदा हो, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज ये संभव नहीं। ठीक है, तो आप दो तो रहेंगे ही, और जब दो रहेंगे तो झगड़ा तो तय है, क्योंकि एक, अरे कुछ नहीं होगा तो इसी बात पे झगड़ा होगा कि 5 बजे लाइट क्यों जला दी, एक कहेगा झाड़ू क्यों लगा रहे, ठीक है, हम देर तक सोएंगे, वो कहेगा हम जल्दी उठेंगे। दो है ना, जब तक एक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। तो ऐसे ही ये संशोधन है, हो गया आदेश, लेकिन दो है ना, न्यायालय और पक्षकार, तो पक्षकार जरूरी तो नहीं कि संशोधन कर ही देंगे। इतने ही भले आदमी होते हैं तो न्यायालय तक जाने की जरूरत ही कहां थी, बाहर ही तब एमिकेबल ही सेटल हो गया होता। ठीक है, हो सकता करे ही ना, तो हो सकता कर भी दे, क्योंकि डरपोक भी तो होंगे, न्यायालय से डर भी तो लगता है। लेकिन अच्छा आदमी वो है जो बिना डर के अपना कर्तव्य करता है। ठीक है, जो उसकी ड्यूटी है उसे वो इसीलिए करता है कि वो उसकी ड्यूटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम तो कहा करते हैं कि जैसे नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो ईमानदारी से ही जीवन जीते हैं और जो है वो है, या बेईमान वहां पहुंच गए। अरे बेईमान वहां पहुंच गए, इसकी तुम्हें शिकायत क्यों है? इसका मतलब तुमने ईमानदारी को इसलिए नहीं अपनाया था कि ईमानदारी बेहतर चीज है, आपने ईमानदारी को इसलिए अपनाया था क्योंकि आपके पास वहां पहुंचने का, जहां बेईमान पहुंच गए, वहां पहुंचने का ईमानदारी के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आपने अपनाया था। आप जैसे उसने बेईमानी को उपकरण के तौर पर वहां पहुंचने के लिए अपनाया है, ऐसे ही आपने ईमानदारी को वहां पहुंचने के लिए उपकरण के तौर पर अपनाया था। सही स्थिति यह है। और अन्यथा आपने अगर ईमानदारी को सिर्फ इसलिए कि वो ईमानदारी है अपनाया होता तो आपके मन में कोई शिकायत ही ना होती। अरे भाई, हमने अपनी ईमानदारी इसलिए अपनाई कि वो अच्छी चीज है, बात खत्म हो गई। उसकी अच्छाई का अनुभव तो हमें तत्काल होता है,
रात में बेहतर नींद आती है, कोई निकलने पर कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हम खुद में संतुष्ट रहते हैं, हमारी आत्मा तृप्त है, ये तो स्वयं में उसके लाभ हैं। हम तरस रहे हैं, हम नाराज बैठे हैं, हम दूसरों को गाली बक रहे हैं कि बेईमान वहां पहुंच गए, इसका मतलब उसने ईमानदारी को उपकरण के तौर पर वहां पहुंचने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया, तो और तुम ईमानदारी को वहां तक पहुंचने के लिए उपकरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा आपको ईमानदारी में कोई रुचि ये नहीं है, अन्यथा आपको क्यों दिखता है? उसका काम उसके साथ और आपका काम आपके साथ, आपको कुछ भी दिखता ही क्यों है? दिख रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। तो हम कह रहे थे कि दो हैं, न्यायालय ने आदेश कर दिया, कोई जरूरी नहीं कि पक्षकार संशोधन कर ही देंगे, नहीं करेंगे, तब क्या होना चाहिए? यही आदेश नियम 18 है। नियम 18 यह बताएगा कि अगर न्यायालय ने आदेश कर दिया और फिर भी तुमने संशोधन नहीं किया, तो दो बातें हो सकती, आपने संशोधन नहीं किया, और दूसरी हो सकती संशोधन नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरी स्थिति अगर है कि नहीं कर पाए, तो आपका कृत्य क्षमा योग्य है, क्योंकि दैट वाज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ योरसेल्फ। आप ऐसी परिस्थितियां कुछ पैदा हुई होंगी जिनका निवारण करना आपके हाथ में नहीं रहा होगा, और जिस वजह से आपको समय नहीं मिल पाया कि आप संशोधन कर देते। वे परिस्थितियां क्या हैं ये आप बताओगे, क्योंकि उनकी जानकारी तो आप ही को है, क्योंकि कर आप नहीं पाए ऐसा आप कहते हैं, तो उनकी जानकारी तो आप ही को है। बट देयर शुड बी सम सर्कमस्टांसेस एंड यू मस्ट एक्सप्लेन दैट बिफोर द कोर्ट। ठीक है, और क्योंकि आपने किया नहीं और होना चाहिए था और कर नहीं पाए, ऐसी दशा है, देन आपको और समय मिलना चाहिए, ठीक है, उस काम को करने के लिए। लेकिन उस समय को देने का काम कौन करेगा? न्यायालय। ठीक है, और अगर नहीं किया तब स्थिति दूसरी है। ठीक है, अगर नहीं किया तो स्थिति क्या है कि आपको आपकी बदतमीजी का दंड मिलना चाहिए। तो दोनों स्थितियों का समावेश आदेश नियम 18 में किया गया है कि यदि संशोधन के लिए आदेश हुआ है तो आपको उस समय सीमा के भीतर जो संशोधन करने के लिए दी गई है उसके भीतर, या उस सीमा के भीतर जिसे न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया है, ठीक है, उसके भीतर संशोधन कर देना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? आपका 18 में लिखा होगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, कहता है यदि कोई पक्षकार जिसने संशोधन करने की इजाजत के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है, उस आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिए परिसीमित समय के भीतर, या यदि उसके द्वारा कोई समय परिसीमित नहीं किया गया है तो आदेश के 14 दिन के भीतर, ही 14 दिन पूछ देते, तदनुसार संशोधन नहीं करता है तो उसे यथास्थिति पूर्वक समय यथापूर्वक परिसीमित समय के या ऐसे 14 दिन के अवसान के पश्चात संशोधन करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय द्वारा समय न बढ़ाया जाए। यानी या तो आप संशोधन करने के आदेश द्वारा जिस संशोधन करने की इजाजत आपको मिली है, यदि उसी आदेश में कोई समय बताया गया कि 7 दिन के अंदर करिए तो 7 दिन में करिए, और अगर कोई समय नहीं बताएगा तो 14 दिन अधिकतम इसमें करिए, और नहीं तो आप संशोधन नहीं करेंगे। या न्यायालय को बताइए न्यायालय क्यों नहीं आप कर पाए, ठीक है, तभी न्यायालय अन्य समय अनुज्ञात करेगा, फ्री में तो कर नहीं देगा। क्या आपको हमने किया ही नहीं और हमें और समय दे दो तो नहीं मिलेगा। तो अगर आप बताओगे तो अन्य समय आपको मिल जाएगा, बताओगे यानी ठीक बात बताओगे तो नए अन्य समय मिल जाएगा, तो उसमें करिए। और अगर आप ठीक बात नहीं बताते या न्यायालय आपको इजाजत नहीं देता तो संशोधन नहीं होगा, उसके परिणाम जो है वो आप भुगतेंगे। ठीक है, असंशोधित अभिवचन के।
तो केवल एक प्रश्न बचा उत्तरित होने को, संशोधन की शक्ति क्यों होनी चाहिए, कब तक आपको करना चाहिए, अगर गलत हुआ तो रेमेडी क्या है, प्रतिपक्षी को क्या मिलेगा, ठीक है, संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल न्यायालय जब करेगा, ठीक है, कब संशोधन के लिए इजाजत न्यायालय को देनी चाहिए और कब संशोधन के लिए इजाजत नहीं देनी चाहिए, ये एक प्रश्न बचा। ये कल हम लोग बात करेंगे उस पर और कल आदेश 7 बताएंगे, देखेंगे।